करेंगे, एंजॉय करें ये सब, और इसको जो डाउट है पूछिए। स्टूडेंट्स, आज हम तैयार हैं अपनी वीडियो का अगला पार्ट लेकर। आपको हमने पिछले 2 पार्ट में सिखाया केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास साइंस का, और उसमें हमने बाकी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सिर्फ आज के कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे हमने बैलेंसिंग कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी कवर कर ली, लेकिन कुछ मेन चीज़ें रहती हैं उनको थोड़ा सा एलोबरेट करना था। और हमने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, वो होमवर्क भी देखते हैं। जैसा यहाँ लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन होती है जो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स CO2 H2O को एब्जॉर्ब करते हैं, और इनको एब्जॉर्ब करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और फिर ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। अगर हम इसे बैलेंस करने की बात करते हैं तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कार्बन, तो आप यहाँ लिख लीजिए LHS और RHS। कार्बन कितना है? इस साइड 1, RHS में 6। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन क्योंकि 2 टाइम्स है तो आप इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे +1, आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होती। इधर 6 और 2। फिर उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 2, और इधर हाइड्रोजन कितना है? तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें पता है 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस जगह पर हम क्या लगा देंगे? 6 लगा। ओके, 6 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही पूरा कंपाउंड में मल्टीप्लाई होती है तो उसके दूसरे एलिमेंट में भी होगी, यानी जो 1 वाला ऑक्सीजन है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अभी इस टाइम पर ये इक्वल हो चुका है, लेकिन ये हमारा कार्बन बैलेंस नहीं है। कार्बन को बैलेंस करने की हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी यहाँ सिंपली 6 आ जाएगा। 6 आने पर क्या होगा कि 6 CO2 हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन में भी 2 की मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 6 2 12 + 6 18। ऑक्सीजन का नंबर हमने देखा, जब हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। अब हमारा ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर क्या कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। अब आप चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन का नंबर इस साइड में 18 है, हाइड्रोजन 12 हो गए, अभी 12। इस तरीके से बैलेंस होती है। ऐसे ही रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को लिखने के आप पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और ऑक्सीजन हम लेते हैं क्योंकि ये रिएक्शन एनिमल्स में होती है, ऑर्गेनिजम्स में होती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या हमारा प्रोडक्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साथ में एनर्जी रिलीज। यहाँ पर सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और ये क्लोरोफिल में होती है, और ये हमारा ऑर्गेनिज्म में होती है। तो जो हम ग्लूकोज लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्योंकि एनर्जी वहाँ पर मिलती है, तो ग्लूकोज जो हम लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइजेस्ट हो जाता है। इसको बैलेंस करने का मेथड सेम जैसे इसको किया था वैसे ही हम इसको बैलेंस करेंगे। ध्यान से देखना है आपको, कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। नाम थोड़ा टिपिकल था लेकिन प्रोसेस हमारी वही है, सिंपली इस तरीके से लिखो तो हो जाएगा। फिर आता है कंबसन ऑफ नेचुरल गैस। कंबसन ऑफ नेचुरल गैस में मीथेन हम लेते हैं, और मीथेन का कंबसन यानी जलाते हैं तो ऑक्सीजन नेसेसरी हो गया, यहाँ पर हीट देते हैं। तो जब भी कोई चीज़ जलती है CO2 H2O और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस। थोड़ा सा इसे गर्म करेंगे, थोड़ा सा गर्म करने पर ये हमें हीट भी देता है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि इनको बैलेंस करना। ये हमारा लास्ट होमवर्क, तीनों इक्वेशन है, ये हमने लास्ट क्लास में होमवर्क में दी थी, मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दी। ये दोनों आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है, इसको डेफिनेशन तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था, डेफिनेशन नहीं बताई, सिंपली डेफिनेशन। अब आप इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है कि इट इज ए रिएक्शन इन विच 2 or more
reactants combine to produce a single larger product। मतलब दो छोटे कंपाउंड मिलते हैं और मिल करके एक नया बिगर कंपाउंड बना देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल लेते हैं, CRD में बताया हुआ है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कार्बन को जलाएंगे सिमिलरली, कार्बन भी कार्बन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीज़ों को मिलाते हैं तो एक सिंगल चीज़ बनती है। अब यहाँ पर इसके दो स्पेशल केस भी हैं। एंडोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शन होती है, इट इज ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, जिसमें कि हीट एब्सॉर्ब्ड होती है ड्यूरिंग ए रिएक्शन। और इसका अपोजिट इसमें होता है, यानी एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा। तो आप डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पर क्या रखेंगे, ड्यूरिंग ए रिएक्शन हीट इज इवॉल्व, ये सेम रहेगा, हीट इज इवॉल्व। तो अब अगर इसका एग्जांपल दें तो एग्जांपल हमने यहाँ देख लिया है, लेकिन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सनलाइट होती है तो इसी का एग्जांपल आ जाएगा एंडोथर्मिक का। और ये भी हो गया, आप देख सकते हैं CH4 बताया, या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, इसलिए रिपीट नहीं करना। तो N2 + H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब दोनों मिलते हैं तो अमोनिया बनता है। ये रिवर्स प्रोसेस है। ऐसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है। एक ऐसी रिएक्शन बताएंगे, यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, कंबसन हो गया और ये रेस्पिरेशन हो गया। इन दोनों में क्या है, इसमें हीट निकल रही है, इसमें एनर्जी निकल रही है, हीट इवॉल्व। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये आपका क्विक लाइन है, क्विक लाइन चूल्हा बोलते हैं। तो क्विक लाइन में वाटर डालोगे आप तो वो स्लैक लाइन में कन्वर्ट होगा। प्लस इसमें हीट, ये नॉर्मल प्रोसेस है। घर में पुराने ज़माने में, अब तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हो चुके हैं तो नई नई फैसिलिटी आ गई। पुराने टाइम में आज से 10 से 15 साल पहले जाएंगे जब, तो गांव में अभी भी होता है कलई यानी सिंगमरमर जैसा या चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर लेते थे, उसे पानी में डाल देते रात को और सुबह तक वो कलई बन के तैयार हो जाता था। कलर उसमें जैसा का था वैसा कलर वो बन जाता था, एक बेस तैयार होता था। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, एक रिएक्शन जिस बर्तन में रखते थे उस वो बर्तन अपने आप ही गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता था। अगर आपको थोड़ा एग्जांपल लेके बताएं तो क्योंकि ये हमारे घर में होता था, ये मिट्टी का बर्तन यहाँ पे डाल दिया, इसमें पानी डाल देते रात को, तो इसमें से अपने आप ही हीट रिलीज होती थी, ये बर्तन अपने आप ही गर्म हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में हमें इसकी डेफिनेशन सिंपल है, इट इज अ सब्सटेंस which takes part, which does not take part in chemical reaction, जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, but it affects the rate of reaction, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। जैसे हैबर्स प्रोसेस में होता है, हैबर्स प्रोसेस में जैसे आपको बताएं N2 और H2 ये दोनों मिक्स होते हैं तो ये 500 डिग्री, एक तो ये हमारा फैक्टर है और दूसरा आयरन, तब जा करके NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मेशन होता है।
अगर एमोनिया बनना है तो ये दोनों चीज़ें जरूरी हो, नहीं तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इस तरीके से आपको बताया हमने कैटलिस्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है लेकिन उसमें पार्ट नहीं करता। जैसे एग्जांपल दिया जाए टीचर्स भी कैटलिस्ट हैं स्टूडेंट के लाइफ, उसके रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। वो एग्जाम नहीं देते लेकिन उनके रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। इस तरीके से हमारा कैटलिस्ट प्रोसेस पूरा हुआ। Fe यहाँ पर कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। अब हम अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन तो हमें पता चल चुका है, लेकिन टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन हमें बता रहे हैं आज। व्हाट इज डिकम्पोजिशन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर आप इसका क्या दोगे? राइट टाइप्स, इसके टाइप्स भी लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर is the reaction in which compound breaks into elements or compounds is known as decomposition। decomposition का मतलब ही क्या होता है? कंपोज होता है, यानी कि किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को छोटा करना। तो इसके तीन टाइप। सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा, पहले थर्मल को ही हम डिस्क्राइब करते हैं। थर्मल यानी कि जिसमें हीट, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड टू डिकम्पोज ए कंपाउंड। हीट एब्सॉर्ब की जाती है, या इन प्रेजेंस ऑफ हीट ये एक बड़ा मॉलिक्यूल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जैसे KClO3 है, आप इसे हीट देते, ये KCl प्लस O2 में डिवाइड हो, इसे हम बोलते हैं डिकम्पोज। तो हम देखेंगे सेकेंड एग्जांपल जो कि लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन गैस ये रिलीज होती है। ये ऑक्साइड, NO2 और O2 ये एक सिंगल कंपाउंड कितने में ब्रेक हुआ? 3 पार्ट में। ऐसे ही FeSO4 जब हम इसको हीट करते हैं तो Fe2O3, SO2 और SO3 इस तरीके से ये ब्रेक हो जाता है। अगला पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिक करंट से होता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि ये एक्टिविटी है NCERT में, इसमें कि वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो H2 और O2 दोनों गैसेस फॉर्म में अलग अलग हमें
मिलती है। इलेक्ट्रिक करंट से एक तो ये हो गया, दूसरा NaCl एक्वस फॉर्म ले लो। एक्वस का मतलब पता होगा, एक्वस मतलब सॉल्यूशन ऑफ वाटर। NaCl को वाटर में डालते हैं तो ये दो पार्ट में Na+ एंड Cl-। इस प्रोसेस के कारण ही, इस प्रोसेस के यूज से ही सोडियम का एक्सट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो गया। तो स्टूडेंट्स अब है हमारा अगला, जिसका नाम है फोटो डिकम्पोजिशन। इन सभी डिकम्पोजिशन को एक और नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है तो उसे हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस, और जो हमारा फोटो डिकम्पोजिशन है उसे हम बोलते हैं फोटोलाइसिस, और जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। फोटो डिकम्पोजिशन में सनलाइट कॉज्ड बाय सनलाइट। जो AgCl होता है, AgCl, AgCl2, ये Ag और Cl में ब्रेक हो जाता है। क्यों? सनलाइट के कारण। सनलाइट जब इन पर पड़ती है तो ये हमारा AgCl दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। AgCl ही है, और ऐसे ही AgBr है, वो भी हमारा दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, Ag और Br। ऐसे ही H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको भी जब सनलाइट में छोड़ते हैं तो ये H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको डार्क में रखा जाता है। इसकी बोतल पे लिखा गया होता है ऑलवेज कीप इन डार्क प्लेसेस। जो भी ऐसे चीजें हैं उनसे लिख दिया जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं, यूजेबल नहीं रहता। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये सनलाइट से दूर रखें। अब हम अगले टॉपिक पे आ चुके हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, कि इसमें एक ही बार डिस्प्लेसमेंट है। एक बार डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक एलिमेंट किसी कंपाउंड को उससे डिस्प्लेस कर सकता है। इसको मैंने एग्जांपल में सिखाया है, अभी तो बस थोड़ा सा सीखना है हमें कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट को सीखने के लिए आपको याद करनी पड़ेगी एक टेबल। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। ये लीस्ट द मोस्ट रिएक्टिव है, और ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। इसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी सीरीज है। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या करती है? रिएक्टिविटी सीरीज जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो डाउन वाले किसी भी एलिमेंट को उसकी कंपाउंड से डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया था व्हेन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हैं और तो हमने जैसे ले लिया पोटेशियम ले लिया H2SO4, ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे K2SO4 और H2, कोई भी ले सकते हो। मैंने ले लिया आपने HCl, तो क्या बनेगा NaCl और हाइड्रोजन गैस। ये गैस यहाँ पर लीज हुई, इसलिए एरो ऊपर दिखाना है।
कॉपर ले सकते हो, कॉपर लेंगे तो KgSO4, तो कॉपर सल्फेट बनेगा और Kg अलग अलग। इस तरीके से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना भी है जिसे हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? थर्माइट रिएक्शन होती है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एल्यूमिना और आयरन इनको बहुत ही ज़्यादा हीट किया जाता है, और जब हीट करते हैं तो आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देता है। आयरन एल्यूमिनियम, आयरन हमारा इधर है तो रिवर्स है Al2O3, यानी एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करेगा तो Al2O3 बनता है। और यहाँ पर मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस किया तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ हीट यहाँ होती है। ये हमने सीखा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे दिख रहे हैं हाइड्रोजन से नीचे जो भी एलिमेंट आते हैं, कॉपर है, सिल्वर है या गोल्ड, ये रिएक्ट एसिड से रिएक्ट नहीं, कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ कहेंगे इट इज ए रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन which exchange of ions takes place। थोड़ा सा लाइटर मोड पे बताएंगे, थोड़ा सा में। तो ये एक हैवी वेट चैंपियन WWE, यानी वेट या काफ़ी पावरफुल है ये, और ये हमारा लेस है। तो जो पावरफुल है वो उसको उसके कंपाउंड से हटा देता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जब आप देखते हैं तो एक ने जब दूसरे को हटाया तो दूसरा फिर पहले को भी हटा देता है। यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, तो इस Ba ने जब इसको हटाया तो BaSO4 तो बन गया, ये Na वापस इसकी जगह चला गया, तो NaCl एक हमारा सॉल्ट बन गया। यहाँ क्या हुआ, जब इसने इसको हटाया तो ये सिंगल था, वो उसकी जगह हटाया, वो बेचारा अकेला रह गया। लेकिन इधर क्या होता है, सोडियम कहता है बेटा यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हारी जगह चला जाऊंगा, ठीक है तुम पावरफुल हो, लेकिन दोनों जगह नहीं हो सकते। तो उसी केस में यहाँ पर ये सोडियम Cl के साथ कंपाउंड बना है, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट है। एक बताने वाली बात ये कि बेरियम सल्फेट यहाँ पर वाइट प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट एक अनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इसको भी हम लिखेंगे। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बताना पड़ेगा आपको। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? तो हम बताएंगे a reaction in which an insoluble substance is formed। इसमें insoluble substance बनता है called precipitate, तो उसे हम precipitate कहते हैं। And the reaction is called precipitation reaction, और
इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट में ही आता है, तो एक दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं। जैसे अभी हमने बताया है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट रिएक्शन करता है सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर ये जो NaNO3 है ये एक सॉल्ट है और AgCl ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट में हमेशा ही ये सिंबल बना होता है, ये बताता है कि प्रेसिपिटेट है। जैसे ये एरो कप था तो ये एयर के लिए, ये प्रेसिपिटेट के लिए सिल्वर क्लोराइड। ऐसे और भी और बताएं, अगर आपको एक और एग्जांपल लगे तो कॉपर सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से इसकी रिएक्शन होती है, कॉपर सल्फाइड और H2SO4 बनता है। तो ये जो Cu ये हमारा ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इसको हमने पिछली बार काफी अच्छे से पढ़ा है, लेकिन कुछ इसके क्वेश्चंस हैं वो आपको समझाना है। तो सारे टर्म समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप। इसमें दो वर्ड होते हैं, ब्लैक और दूसरा होता है रिडक्शन और ये क्या होता है ऑक्सीडेशन। इनकी कंडीशंस हमने पिछली बार अच्छे से पढ़ ली थी। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें रिवर्स होता है, पता है हमें, एडिशन ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, एक ऐसी ही रिएक्शन ले लेते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस फेंकी, याद रखना मतलब हाइड्रोजन गैस पास होगी, तो Cu प्लस H2। ये क्या हुआ बता सकते हैं? ये हुआ रिडक्शन। क्यों हुआ रिडक्शन? क्योंकि ऑक्सीजन गैस इसमें से हट गई, रिमूव हो। ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन गैस ऐड हो गई। तो अगर हमसे पूछते हैं नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, वो सब्सटेंस बताओ जो रिड्यूस हुआ है, तो वो सब्सटेंस है CuO। नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड बताओ कौन हुआ? ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको ध्यान रखना है। डेफिनेशन हमें समझ में आ जाती है, टॉपिक समझ में आता है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो फंस जाते हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखें। सिंपल सा टॉपिक, लॉजिक भी सिंपल। रिडक्शन हो रहा है, जहाँ रिडक्शन होगा वही रिड्यूस होगा, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वही ऑक्सीडाइज होगा। तो H2 क्या? अब हम सीखेंगे, ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था ये हमने सीख लिया है कि नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस्ड वो होता है जिस पर रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन जिस पर होता है वो हमारा ऑक्सीडाइज होता है। यहीं पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ इनमें कौन? तो जैसे कि इनके नाम से आ रहा है, एजेंट कौन होता है? जो किसी काम को कराने की हेल्प करता है, जो रिडक्शन को कराने की हेल्प करता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो अगर हमारा आंसर हमें इसमें देना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है?
जो आपका रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन देखिए कहाँ हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है CuO पर। तो CuO क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका H2 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा आपका CuO, क्योंकि ये आपको ऑक्सीजन दे रहा है। जो ऑक्सीजन देता है, देने के जोड़ने के लिए, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, ZnO + C और ZnC। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव है, और इधर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड, यानी ऑक्सीडेशन। ओके, अगर इसमें रिड्यूस और ऑक्सीडाइज पता चल चुका है, ये रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। अगर इसमें बताया जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कराने में लगता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, Z। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा। तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा, ये O2 प्रोवाइड करा, और ये O2 को रिमूव कराया, मैंने तो उसने लिया। तो इसलिए O2 को जो प्रोवाइड करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो O2 को रिमूव कराता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हम अगले टॉपिक पे आते हैं, कोरोजन। कोरोजन को हिंदी में कहते हैं जंग लगना, संक्षारण। ये कैसे प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली हीटिंग अप of a metal surface by acid, moisture और it is called corrosion। जब एसिड, मॉइस्चर या एयर किसी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे अटैक करते हैं, तो उस पर एक छोटी मतलब एक बहुत ही पतली सी लेयर आता है, जिसे हम कोरोजन, इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। जिसे हम रस्ट, फॉर एग्जांपल जैसे आयरन में X नंबर ऑफ रेसिड्यू मॉलिक्यूल्स गए की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, साथ में उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी। ये जो फॉर्मूला है, ये रस्ट का फॉर्मूला। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये कोरोजन यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। ये ब्राउन कलर का एरिया आ रहा है। आयरन के ब्राउन कलर के आते हैं। कॉपर की अगर बात करें, कॉपर ब्लैक कलर की कोटिंग आती है। कॉपर पे रेड और सिल्वर पे ब्लैक कलर। ये कोरोजन, इसको रोकने के उपाय, प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन है इसकी ऑयलिंग, ऑयलिंग करना, पेंटिंग करना, ग्रीजिंग करना, और एक स्पेशल गैल्वेनाइजिंग। ज़्यादातर
आयरन आर्टिकल्स या आयरन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं, जैसे पाइप हो गया या मोटर का पार्ट हो गया तो पानी में जाता है, उसमें जिंक की लेयर जो है वो पहले से ही गैल्वेनाइज होता है। ये सब इसके प्रिवेंशन है। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये भी ऑक्सीडेशन का एक एप्लीकेशन मान लो, या ऑक्सीडेशन का हमारी लाइफ में जो यूज होता है या एक्सप्लेनेशन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। रेंसिडिटी भी ऐसी ही। रेंसिडिटी जो एडिबल जो सब्सटेंस होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनका टेस्ट, कलर एंड ऑर्डर चेंज हो जाता है, चेंज टू वर्स, बेकार हो जाता है एंड चेंज टू वर्स, जिससे कि क्या होता है आपका जो फूड सब्सटेंस है, एडिबल सब्सटेंस है, वो खाने योग्य नहीं रह जाता, वो रेंसिड हो जाता है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी की डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ in which food substance becomes oxidized and their smell, color and taste changes to worse. So called as rancid. इसे हम rancid कहते हैं। The process called rancidity. प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। अच्छा, इसके प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन है ठंडी जगह पर रखकर कूल प्लेसेस पे। सेकंड है नाइट्रोजन गैस पैकिंग। थर्ड प्रिवेंशन है एंटीऑक्सीडेंट। जैसे कि BHA, BHT, ये क्या होते हैं? उनके फुल फॉर्म के एंटीऑक्सीडेंट हैं। ब्यूटेनाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटेनाइल हाइड्रोक्सी टॉल्यूल, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि रेंसिडिटी को रोकते हैं। ठंडी जगह पर रख दो वो भी रुकेगी, नाइट्रोजन गैस भी रुकेगी। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन को सोख। ये हमारा चैप्टर हुआ है एंड क्वेश्चंस वगैरह आपको कुछ पूछने हैं कमेंट में कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।